अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक बायोलॉजी। हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जानदार हैं उनकी जो स्टडी है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। अब जानदार के अंदर इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं, इवन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नजर नहीं आते वो भी इसके अंदर शामिल है। इवन जो वायरसेस हैं उनके लिए भी डिबेट है, कभी उनको लिविंग कहा जाता है कभी नॉन लिविंग कहा जाता है, क्योंकि उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक लिविंग की हैं कुछ नॉन लिविंग की हैं, लेकिन उनको भी बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सो लेसन नंबर 1, व्हाट इज लाइफ, यानी जिंदगी क्या है। अब लाइफ की जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे 3 करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या है? इट कैन एक्वायर एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी वो एनवायरमेंट से कुछ लेता है, वो एक एनर्जी लेता है। अब जैसे इंसान है, यहाँ पर हम हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं, आप लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में पानी, आप लोग पानी पीते हैं, आप लोग उस इन्वायरमेंट से चीजें लेते हैं, आप लोग उस पे चलते हैं, हरकत करते हैं, तो ये एनर्जी सारी इन्वायरमेंट से आ रही। इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जब वो ब्रीदिंग करते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो भी एनर्जी लेते हैं। फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी, अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं शीप की, गोट की, बैफलोस की, काऊ की, वो क्या है? वो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं। वो जाके दूसरे प्लांट्स को खाते हैं, उधर चलते हैं, वो भी सांस लेते हैं, तो वो भी इन्वायरमेंट से एनर्जी ले रहे हैं। तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है। इट कैन एक्वायर एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एक्वायर एनर्जी यूजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तो इस तरह एनर्जी यूज करते हैं एनवायरनमेंट से। एंड एनिमल्स गेन एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स, लाइक गोट ईट प्लांट्स, अगर मैंने एग्जांपल दे दिया। उसके बाद सेकंड जो है वो करेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, यानी कोई भी ऐसी चीज जानदार कहलाएगी जो अपने जैसे और बनाए। जैसे एक पौधा है, आप एक छोटा सा, मतलब एक सीड जो है वो किसी प्लांट के फ्रूट में से थोड़ा सा निकला है, एक छोटा सा, जैसे एप्पल है, उसके एक एप्पल के अंदर कितने सीड्स हैं? अब उस एक सीड जो है उससे पूरे का पूरा एक प्लांट निकल आता है। अब इंसान हैं वो अपने जैसे और पैदा करते हैं, बहुत से जानवर हैं उनके बच्चे होते हैं, तो ये जो है वो प्रॉपर्टी क्या है? तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इन दूसरी जो है प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? रिप्रोडक्शन। इट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल ऑल एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक लायंस प्रोड्यूस cubs, प्लांट आल्सो प्रोड्यूस सीड टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है? म्यूटेटिंग और चेंजिंग इटसेल्फ। सो बेसिकली आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो इसका ये मतलब है कि अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ अपने अंदर चेंजेस करते हैं। अब कुछ जो है वो अच्छी चेंजेस करने के काबिल हो जाते हैं तो वो सरवाइव कर जाते हैं, कुछ जो है वो उस तरह की चेंजेस नहीं अपने अंदर कर पाते हैं तो वो डेड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स में आप लोगों को पता है प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कैक्टस प्लांट है, वो वहां पर सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि उसने अपना प्लांट को इस तरह से बनाया हुआ है कि वो उधर वाटर स्टोरेज करता है और मिनिमम यूज है। इसी तरह कैमल्स हैं, कैमल्स ने भी अपने अंदर वाटर को स्टोर किया होता है, इसलिए वो डेजर्ट में इजीली सरवाइव कर पाते हैं। अब बहुत से प्लांट्स हैं जो उधर नहीं सरवाइव करेंगे। इसी तरह जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं, हर कोई प्लांट वाटर में भी नहीं रह सकता, वहां पर उनका डिके हो जाएगा। लेकिन लिली है वो वाटर में रहता है, उसने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया है। तो इस तरह इंसान भी, आप लोगों को पता है, हम गर्मी के इलाकों में रहते हैं, हम शदीद सर्दी में चले जाएंगे तो हमारे लिए, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है
वो वहां पर सरवाइव करेंगे, और जिनका इम्यून सिस्टम नहीं अच्छा वो वहां पर जाके सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सर्द इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो उधर रह रहे हैं, और वो अगर शदीद गर्मी में यहाँ पर आएंगे तो वो उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। तो ये एक एडजस्टमेंट होती है जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज की वजह से आती है। इसी तरह प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स, खास तौर पे जो वायरसेस हैं, वो तो अपने आप को बहुत म्यूटेट करते हैं कि इर्द गिर्द वाली जो उनको मेडिसिन हम बॉडी में जा रही है उसके अगेंस्ट वो अपना डीएनए और चेंज कर लें, वो बहुत एब्रप्टली चेंज करते हैं। तो ये जो चेंज है ये भी एक करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि नॉन लिविंग में जैसे हमने कुर्सी एक बना दी, कुर्सी अपने आप को भी चेंज नहीं कर पाएगी। तो यही एक साबित होता है कि वो लिविंग नहीं है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये थ्री बेसिक कैटेगरीज है। सबसे पहली क्या है कि वो एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं, सेकंड क्या है रिप्रोडक्शन, और थर्ड क्या है कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए म्यूटेट करते हैं या चेंज करते हैं। तो थर्ड को एक दफा हम रीड कर लेते हैं। Mutating or changing itself. All organisms have a property of mutations. That is, there is hereditary material, DNA, changes itself during division or other time, and the result is change in any characteristic of the organism. This characteristic may be beneficial or harmful. Organisms survive better if mutation is beneficial and may die if it's harmful. जब अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ये चेंजेस बेसिकली होती हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक और कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जो मोथ है, मोथ का तो आपको पता होगा, तो बटरफ्लाई की तरह जो होते हैं। अब उनकी पहले ये वाइट होते थे, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जब शुरू हुआ तो जो सामने वाले ट्रीज थे उनकी बार्क्स ब्लैक हो गई, तो ये नजर आने लग गए। तो कुछ जो थे उन्होंने अपने आप को चेंज किया और वो ब्लैक हो गए। अब प्रीडेटर्स जो थे वो व्हाइट वालों को इजीली ही टारगेट कर लेते थे क्योंकि वो ब्लैक पे प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते थे, लेकिन जो ब्लैक वाले थे वो सरवाइव कर गए। तो इस तरह जो अपने आप को म्यूटेट नहीं कर पाया वो एक्सटिंक्ट हो गए, और बाकी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से सिलेक्ट हो गए। तो ये प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने अंदर जो चेंजेस हैं वो कर पाते हैं। ओके, उसके बाद हम्म उसके बाद है बायोलॉजी की डेफिनेशन। So, biology is the study of life. It is derived from two Greek words, bios and logos. Bios meaning life and logos meaning study or reasoning. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचा जाए, उनको पढ़ा जाए, ये इसका लिटरल जो है वो मीनिंग है। सो बायोलॉजी इज हैंस द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी, ओके। Biology is about exploring the living parts of the world. For example, studying about animal, plants, and even microorganisms is biology. Biology may have many subdivisions. For examples, anatomy, the study of structure; physiology, the study of function; microbiology, ये थोड़ी सी उन्होंने ना इसकी टाइप्स दी हुई हैं, और ये आगे डिटेल में भी होंगी, इसलिए मैं फिलहाल इसको स्किप कर रही हूँ। सो बेसिकली आपको यहाँ से सिर्फ ये है कि बायोलॉजी क्या है, जानदार जो हैं उनकी स्टडी है। ओके, ये मैंने आपको भी बताया कि जो टाइप्स हैं वो आगे जाके डिटेल में आएंगी, तो उसको हम नहीं देख रहे। उसके आगे है द एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना ऑफ नेचर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि ये हम लाइफ को बेसिकली स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि जो नेचर में चीजें हो रही हैं वो कैसे हैं और हम किस तरह से इसको मैनेज करें, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको सेव भी कर सकते हैं। We can find solutions to various problems. For example, treatment of various diseases could be discovered. Method of energy production from biological materials may be found. For example, few bacteria can produce fuel from gases. इससे अभी कोविड-19 जो है वो आया, आप सबको पता है, आप सबने उसको देखा। तो जब तक उन्होंने कोविड की साइंटिस्ट ने स्टडी नहीं की तब तक उसकी वैक्सीनेशन नहीं बन सकी। तो जो वैक्सीनेशन है वो बहुत जरूरी है।
ठीक है, किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब तक वायरस स्टडी नहीं हुआ वो नहीं बनी। इसी तरह जो नेक्स्ट बात उन्होंने बताई कि बहुत से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं ग्रासेस के जरिए से, तो उनको उस तरह से पहले स्टडी करेंगे उनका क्या प्रोसेस है, और फिर उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकें। उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, यानी जो किस, एक आप लोगों को पता होगा कि एक पिरामिड जो बना होता है बेसिकली, लेवल्स हैं वो क्या हैं। जैसे हमारा घर है वो किस तरह से बनता है, सबसे पहले जो है वो ईंट होती है ना, ईंटों से बना होता है, लेकिन जो ईंट है वो भी किसी चीज से बनी होती है। तो उस तरह करते करते चीजों को मिला के जो है वो एक पूरा घर बनता है। इस तरह हमारा जो हमारी बॉडी है या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी है वो भी स्मॉलर पार्ट्स से मिलकर बनी है। तो सबसे जो इसमें बेसिक लेवल है वो एटम होते हैं। ठीक है, आगे इनकी डिटेल है इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, जब आएगी फिर। सबसे पहले एटम है। एटम जो है वो मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। छोटे होंगे तो माइक्रो मॉलिक्यूल है, और बड़े होंगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर जो सारे ये मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलकर एक सेल बनाते हैं। जो सेल है ना वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटी है। बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मींस एक सेल पे कंसिस्ट ऑफ करते हैं। ठीक है, सेल के पास सारी बेसिक नीड्स होती हैं। अब एक ही तरह के काम करने वाले जो सेल्स हैं वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म उन्होंने करना होता है, और टिश्यूज डिफरेंट तरह के टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो हमारा है स्टमक है वो एक ऑर्गन है, एक हार्ट है वो ऑर्गन है, लेकिन उसमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज प्रेजेंट हैं। उस ऑर्गन को जो जो काम करना है उस तरह के टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब जो ऑर्गन्स हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको स्टमक की एग्जांपल दी, तो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके साथ और भी चीजें मिलके ये हमारा एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे हमारी बॉडी है उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्रीदिंग का एक अलग सिस्टम है। तो ये सारे तकरीबन 7 सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो आप आगे डिटेल में जाके देखेंगे। तो वो मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते, means one human or one frog or one goat, one sheep. These are the single organism which are consist of multiple organ systems. अब हम एक इंसान अकेला या एक मेंढक अकेला तो नहीं रह सकता, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना है, उन्होंने मिलना है। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलके एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में यहाँ पर रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज हमारी बनी हुई है, हर एक सोसाइटी में एक एक घर है। तो ये डिफरेंट, ये हमारी पॉपुलेशंस हैं। अब पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे अगर हम एक यूनिवर्सिटी की बात करें, एक डिपार्टमेंट है, 2 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, वो सारे आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो वह एक कम्युनिटी है। फिर कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाएगी। इकोसिस्टम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस की जो सारी इंटरेक्शंस है वो है। और उसके बाद बायोस्फीयर एक पार्ट है अर्थ का। ठीक है, तो ये इस तरह से एक पूरा एक सिस्टम चलता है। एक छोटे लेवल यानी एटम से शुरू हुआ और बायोस्फीयर पे आके खत्म हो गया। तो ये एक स्टेजेस हैं जो आपने इसी तरतीब से याद करने हैं। एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपने एक तरतीब, इस तरतीब से याद करना है। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि ये क्या है। एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ए इज इक्वल टू नॉट एंड टूम टू कट, यानी एटम जो है
ऐसा एक एंटिटी है जो फर्दर कट नहीं हो सकता। इतना वो स्मॉलर है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और इसको और तोड़ा नहीं जा सकता। स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एनिमल दैट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये केमिस्ट्री के अंदर ये सारे पढ़ते हैं कि 92 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर से जो 16 है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और उनको बायो एलिमेंट कहा जाता है। अब ये बायो एलिमेंट है, इनके अंदर भी जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये 99% बनाते हैं। और जो बाकी 10 है वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं। ट्रेस का मतलब है बहुत थोड़ी क्वांटिटी, यानी 1% से कम है। तो ये जो 16 है, ये आपने इन सब के नेम भी याद करने हैं, और ये जो 6 है बेसिक, इनकी परसेंटेजेस भी आगे कहीं पर अगर बताई हो तो उन परसेंटेजेस को भी आपने याद करना है। ये मेजर मतलब कह लो कि मेजर जो है वो 6 है बायो एलिमेंट्स, और 10 जो है वो ट्रेस है। All living things consist of atoms like all other forms of matter. Atoms consist of subatomic particles, charge और not charge। कौन से subatomic particles होते हैं? आप लोगों को पता होगा, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। इससे यहाँ पे लिखा है उन्होंने चार्ज और नॉन चार्ज। अब आगे उन्होंने वो बता भी लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उन पर कोई चार्ज नहीं है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब न्यूक्लियस नहीं इसको कहेंगे, न्यूक्लियस तो सेल का होता है, बेसिकली सेंटर में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं। एटम्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन बट ज्वाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल। ये भी ऊपर हमने जैसे पढ़ा था। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स से मिलकर बनता है। अब उसको जो मिलते हैं वो हम कहते हैं बॉन्डिंग हुई है। अब बॉन्डिंग दो तरह की है, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवलेंट बॉन्ड। तो हम इसकी थ्योरी पढ़ने की बजाय इसको वैसे ही समझ लेते हैं, थ्योरी आप खुद पढ़ लीजिएगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। अब जो इनकी ना हर एक ऑर्बिट का एक लेवल होता है कि जैसे जो आपके पास सब फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड होता है उसमें 8 होते हैं, उसके बाद फिर 8 होते हैं। लेकिन जो ऑक्टेट रूल एक होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उन्होंने ना अपने पूरे करने होते हैं। और जो अगर एक्स्ट्रा हो ना, 1 2 या 3, जिनके पास 1 2 या 3 एक्स्ट्रा है वो कोशिश करेंगे कि हम इनको छोड़ दें, और जिनके पास 1 2 या 3 की कमी है वो कोशिश करेंगे कि हम कहीं से ले लें। तो जो आयनिक बॉन्ड है ना उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एटम्स जिनके पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं ना, वो किसी दूसरे को जिसको इसकी जरूरत है उनको कंप्लीटली दे देता है, और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, और वो चार्जेस जो हैं ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वो शेयरिंग करते हैं। जैसे एक को 2 चाहिए थे, दूसरे को भी 2 चाहिए थे, वो आपस में मिल गए, और उन्होंने है वो जो 4 है ना वो आपस में उन्होंने शेयर कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जरूरत पूरी हो गई। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली उन्होंने लिखा क्या हुआ है कि आयनिक बॉन्डिंग जो है वो गिव्स वन और मोर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू द अदर एटम विच इज कॉल्ड द डोनर, एंड द रिसीविंग जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उसको रेसिपिएंट कहते हैं। और जो डोनर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। अगर 1 -1 है, 2 दे दिए तो -2 है, ओ सॉरी +2 है, और अगर 3 दे दिए तो +3 है। और जिसने लिया है, एक लिया है तो -1 है, 2 लिया है तो -2 है, 3 लिया है तो -3 है। अब वो उनके ऊपर चार्ज आ गए, और जो चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कॉमन एग्जांपल NaCl की है, जो हम कॉमन साल्ट यूज करते हैं। जो सोडियम है उस उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और जो क्लोरीन है ना उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, सोडियम पे +1 चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे
-1 चार्ज आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके NaCl बना देते हैं, जो हम ये कॉमन चार्ज यूज करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है? इन कोवलेंट बॉन्डिंग द एटम्स आर शेयर्ड share one or more of their electrons, and these electrons resolve in the orbit of both atoms. Covalent bonding is more strong form of bonding. On the basis of their size, molecules are categorized into micromolecules and macromolecules. जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वाटर। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है? हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। An organism consists of enormous number of biomolecules, different types. तो सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। अभी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था यूनिसेलुलर क्या है, जो एक सेल पर कंसिस्ट ऑफ करता है। लेकिन जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर है, यानी उनके अंदर एक से ज्यादा सेल है। जैसे हम हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये नीचे आगे उन्होंने डायग्राम दी है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड है, ये वैसे उन्होंने डायग्राम जो कोवलेंट की है वो तो बेहतर बनाई है, आयनिक की सही नहीं बनाई हुई। आयनिक में इस तरह से नहीं होता। आयनिक में बेसिकली इंटरेक्शन हो जो है वो मतलब ये सेपरेट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी अट्रैक्शन की वजह से जुड़े होते हैं। आप लोग इसको गूगल से बेहतर पिक्चर देख सकते हैं। तो कोवलेंट में ये इस तरह से शेयरिंग होती है। ये कोवलेंट की डायग्राम ठीक बनी हुई है। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेली क्या है। मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेली क्या है? मतलब आपके सेल्स के अंदर, मतलब सेल्स जो हैं ढेर सारे, वो मिलकर जो एक एंटिटी बनाते हैं। सॉरी, सेल के अंदर वाली जो एंटिटी है। वेट। और मॉलिक्यूल्स मेक ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स असेंबल टुगेदर टू मेक सेल। जो सेल के अंदर जो जरूरी पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। दीज आर द यूनिट्स ऑफ लाइफ। जो सेल हैं वो यूनिट ऑफ लाइफ हैं। और सेल के अंदर जो डिफरेंट वर्कर्स हैं ना सारे, वो ऑर्गेनेली है। मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ। जो सेल होता है ना, वो एक फंक्शनल यूनिट है। इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे हमारा घर है। अब आप लोगों के हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। जो फादर होते हैं, उन्होंने बाहर जाके कमाना है। जो मदर है, उसका काम है वो बच्चों को तैयार करेगी, बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाएगी। फिर अगर आप लोगों की बहनें जो है वो बड़ी हैं, तो बहनों ने क्या काम करना है? बहनों ने खाना पकाना है या मदर के साथ हेल्प करनी है, सफाइयां वगैरह करनी है। और जो भाई हैं, उन्होंने बाहर से, जो मतलब फादर जिस टाइम पे घर नहीं है, उन्होंने सौदा लेकर आना है। तो ये सारे काम मिलजुल कर होते हैं। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जब सारे मिलके काम ना करें, एक पर बर्डन पड़ जाए, तो वो काम सही से हो नहीं पाता। तो जो सेल है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ठीक है। तो उस इसलिए उसके पास मल्टीपल टाइप्स की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है। यानी बॉडी को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है ना, बॉडी कह रही हूँ, सेल को, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। This organelle is present in the cytoplasm of the cell and make energy for the cell, hence called the powerhouse. These are found in both plants and animal. Another example is nucleus. Nucleus जो है, कह लें कि दिमाग है। जैसे घर में एक होता है ना, आप लोगों के घर में या मदर का हुक्म चलता होगा या फादर का चलता होगा। तो जिसका हुक्म चलता है ना ज्यादा, वो कह लें कि सेल का न्यूक्लियस है। यानी आपके घर का न्यूक्लियस वो है। ये आप न्यूक्लियस की एक डायग्राम है। न्यूक्लियस में बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जैसे इन्होंने यहाँ पर ये मार्क किया हुआ है। क्या? अंदर से हम देखें तो उसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
उसके अंदर एक सेंट्रल, एक छोटा सा डार्कर सी स्पॉट होती है, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिसके जरिए से वो सेल के साथ कम्युनिकेट करता है, वो न्यूक्लियर पोर है। और जो डीएनए मटेरियल है उसका, जिसमें मतलब सारी कंट्रोल है कि सेल का, कि इसके अंदर क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा कलर क्या है, हमारा मतलब कि हमारा कद कितना होगा, हमारा ये वाली बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा, ये सारा जो डाटा होता है ये स्टोर होता है डीएनए के फॉर्म में क्रोमोसोम्स पे। तो ये बैक्टीरिया के अंदर ये क्रोमोसोम प्रॉपर शक्ल में नहीं होते, उनके अंदर बस मतलब न्यूक्लियस के बगैर मटेरियल फैला होता है। हमारे अंदर ये सारा कुछ न्यूक्लियस में होता है। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये क्रोमेटिक मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। उसके बाद लेसन नंबर 2 आ गया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपको जो भी समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।